Hello everyone. Today we are going to discuss another topic that belongs to chapter 13 photosynthesis of class 11th and the topic is chemiosmotic hypothesis. इस टॉपिक के अंदर दो वर्ड्स हैं, एक है आपका chemiosmotic एंड सेकंड है आपका hypothesis. So what is meant by these two terms? Chemiosmotic का मतलब क्या है? ये दो वर्ड से बना है chemi प्लस osmotic. ओस्मोसिस आपने चैप्टर 11th में पढ़ा होगा या 9th क्लास में पढ़ा होगा. ओस्मोसिस होता है कि एक मेम्ब्रेन है हमारे पास और उस मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी चीज का डिफ्यूजन होना बेस्ड ऑन द ग्रेडियंट. तो ग्रेडियंट के बेसिस के ऊपर एक मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होना, देन इट इज कॉल्ड एज ओस्मोसिस. नॉर्मली हम यहाँ पे बोलते हैं सोलवेंट की ओस्मोसिस या फिर जनरली सोलवेंट को हम लेते हैं वाटर. लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड और जुड़ा है आगे, दैट इज कॉल्ड केमी. तो केमियोस्मोसिस के अंदर क्या होता है, किसी केमिकल एंटिटी का ओस्मोसिस होता है, एनी केमिकल एंटिटी. एंड वो केमिकल एंटिटी हमारे पास यहां पर क्या होगी, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी, प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन. सो प्रोटॉन्स का अगर ग्रेडियंट के थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू ग्रेडियंट के बेसिस पर आपका डिफ्यूजन हो, देन इट इज कॉल्ड एज केमियोस्मोसिस. ओके फाइन. सेकेंड वर्ड इज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक जनरलाइजेशन की तरह होता है जिसका कोई प्रूफ अभी तक, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता. ओके कुछ फैक्ट्स और यू कैन से जनरलाइजेशंस को लिंक करके वो चीज आपकी प्रेजेंट की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस. तो ये जो आपकी थ्योरी है ये सिर्फ आपकी एक जनरलाइजेशन है, अभी तक इसका कोई प्रूफ नहीं है, बट किसी भी चीज को हमने एज अ रिजल्ट देखा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं एटीपी इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू. जब हमारा ये प्रोटॉन्स पास होते मेम्ब्रेन के थ्रू तो हमारे बनते हैं एटीपी. ये जो एटीपी हैं इनका फॉर्मेशन हमने इस थ्योरी या इस हाइपोथेसिस के थ्रू एक्सप्लेन किया है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. हमारे पास एक रिजल्ट था, उस रिजल्ट को हमने एक्सप्लेन किया, देन इट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस. एंड किस बेसिस पे? केमिकल की यू कैन से डिफ्यूजन के बेसिस पे, देन इट इज कॉल्ड एज केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. So coming to the NCERT, it was given by Peter Michel in 1961. Okay. So let us now try and understand how actually ATP is synthesized in the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्चुअली एटीपी कैसे सिंथेसाइज होते हैं. तो अब तक इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कुछ आपकी लाइट रिएक्शंस होती हैं, कुछ आपकी डार्क रिएक्शंस होती हैं. ओके, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस. लाइट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि यहां पर आपकी लाइट जो है वो ट्रैप होती है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मूव करते हैं, एंड फाइनली आपका एटीपी बनता है. एंड फोटोसिस्टम 1 की बात करें तो वहां पे NADH भी बनता है, एटीपी एंड NADH. फाइन. ये एटीपी और NADH आपके बायोसिंथेटिक फेज में या C3C4 साइकिल में, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, वहां पर जाकर यूज होता है और डार्क रिएक्शन से हमें ग्लूकोज या फिर शुगर मॉलिक्यूल बनाकर देता है, एंड ये हमारा आगे काम आता है. सो ये एटीपी और NADH कैसे बने लाइट रिएक्शन से, आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड. देन नेक्स्ट लाइन, द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन दिस लाइक इन रेस्पिरेशन. अब ये दोनों में होता है, रेस्पिरेशन में भी होता है इसी तरह प्रोटॉन ग्रेडियंट से एटीपी बनना, और आपका फोटोसिंथेसिस में भी होता है. लेकिन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है. जब आप चैप्टर 14 पढ़ोगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो वहां पर भी आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जब प्रोटॉन पास होता है ग्रेडियंट के बेसिस के ऊपर, डिफ्यूज होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, तब वहां भी आपकी एटीपी बनते हैं. लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो एक बार मैं इसको क्लियर करता हूं, सो दैट वी हैव सम स्पेस टू एक्सप्लेन इट हियर. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो आपका फोटोसिंथेसिस है, वहां पर आपकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ आपका यू कैन से प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं. फोटोसिंथेसिस के में मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं. बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, फॉर एग्जांपल दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन. ओके, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन. तो यहां पर जो आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जो मैं आपको रेड डॉट से दिखा रहा हूं, यहां पर आपके प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं. सो बेसिक डिफरेंस कि फोटोसिंथेसिस में मेम्ब्रेन के अंदर की साइड, ल्यूमन की साइड एक्यूमुलेशन होता है प्रोटॉन्स का, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन के बाहर या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन होता है. तो
जो आपकी डायरेक्शन होगी डिफ्यूजन की वो क्या होगी? अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो वो होगी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर से लेके बाहर इस तरफ आपके जाएंगे प्रोटॉन्स। लेकिन जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तो वो आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से जाते हैं ल्यूमन में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है आपका कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड इन केस ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप यू गॉट इट। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। जो एनसीईआरटी बोल रही है वो पढ़ते हैं। Like in respiration, in photosynthesis too, ATP synthesis is linked to development of a proton gradient. एक proton gradient बनता है जो हम बात कर चुके हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस। This time these are membranes of thylakoid. ये जो मेम्ब्रेन है ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है। So this is your thylakoid membrane जहां पे लाइट रिएक्शन होती है। Then there is one difference though. Here the proton accumulation is towards the inside of membrane. Proton accumulation membrane के अंदर की तरफ होगी, जबकि रेस्पिरेशन में प्रोटॉन एक्यूमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ओके, रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में यहां पर आपके एक्यूमुलेट होंगे। ओके, इन द दिस पोर्शन लेट मी हाईलाइट इट। तो ये जो आपका येलो कलर से हाईलाइट किया है पोर्शन, सो दिस इज योर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का। यहां पर आपका होता है प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, जबकि अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन एक्यूमुलेशन होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। देन So let us now understand what causes the proton gradient across the membrane. अब प्रोटॉन ग्रेडियंट कौन बनाता है, कैसे बनता है, वो कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की एक्टिवेशन करती हैं और उनका ट्रांसपोर्ट करती हैं, जिससे आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। एक बार अगर इस चैप्टर के अंदर हम ऊपर चलें तो यहां पर हमें दिखाई देगा कि सबसे पहले अगर हम बात करें यू कैन से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। सो यहां पर जब लाइट आती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू डिफ्यूज होता है एंड फाइनली ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा फोटो सिस्टम 1 से एंड ये आपका NADPH की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका ATP बनाता है एंड यहां फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो आपका NADPH में काम आएगा। नाउ द थिंग इज कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये किस तरह से आपका ATP बनाएगा, प्लस यहां पे ये कैसे बनता है इसको हम पढ़ेंगे, और प्लस प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां पे किस तरह से बनता है इस चीज को हम पढ़ेंगे आज कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में। अगर हम बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तो यहां भी आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है। ओके, लेट मी शो इट। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है फोटो सिस्टम 1 से, वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आपका एक ATP बन रहा है एंड वापस ये इलेक्ट्रॉन आपका फोटो सिस्टम 1 में चला जाता है। दिस इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये ETS आपका ATP कैसे बनाता है ये मैकेनिज्म आज हम पढ़ेंगे, हाउ एक्चुअली ATP इज सिंथेसाइज्ड इन केस ऑफ लाइट रिएक्शन। नाउ ये जो प्रोसेसेस हैं ये हम पढ़ेंगे एंड किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो रीजन है या जो सबसे पहली प्रोसेस है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में हमारी मदद करती है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल आपका स्प्लिट होता है। अगर हम ऊपर लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, सो दिस इज फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 2 के अंदर आपका ये जो वाटर स्प्लिटिंग है ये हो रहा है। तो H2 आपका 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन्स प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन ये दे रहा है। अगर हम 2 मॉलिक्यूल यहां पे करें तो वी कैन से यहां पे O2 आ जाएगी, अगर एक मॉलिक्यूल है तो हाफ O2 आप लिख सकते हो। फाइन। अब हम बात करते हैं कि ये जो है इससे क्या होगा, इससे हमें मिलेंगे प्रोटॉन्स। क्या मिलेंगे? प्रोटॉन, जो हमें चाहिए। जो हमारी मेन चीज है यहाँ पे हमें बनाना है प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड यहाँ पे हमारा बनेगा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हो जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गए यहां पर, तो प्रोटॉन्स यहां मिले। तो लेट अस सी इट इन द डायग्राम। सो देखिए, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के इनर साइड होता है, जो हमने अभी बात की थी कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंदर थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं। ओके, तो पहली प्रोसेस ये है कि ये जो आपकी वाटर स्प्लिटिंग है ये भी मेम्ब्रेन के इनर साइड पे होती है, जिस वजह से आपके प्रोटॉन्स बनते हैं एंड वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं विद इन द ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड्स। अब हम देखते हैं इसको यहां पर, जो आपका एनसीईआरटी डायग्राम है उसके अंदर देखिए, ये जो आपका वाटर है
ये वाटर है, वाटर आपका हाफ O2 और आपका हाइड्रोजन दे रहा है। तो ये जो प्रोटॉन है आपकी O2 चली जाएगी, ठीक है, दैट इज अ गैस। प्लस जो आपका यू कैन से ये प्रोटॉन है ये आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा यहीं पर, इसी यू कैन से थाइलाकोइड के ल्यूमन में ये आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये जो पिंक कलर की है ये आपकी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, और जो वाटर स्प्लिटिंग है वो आपकी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड पे हो रही है। देखो अंदर की तरफ हो रही है, सो दिस इज ऑन द इनर साइड ऑफ द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो पहली जो प्रोसेस है हमारे पास जो वाटर ग्रेडियंट बनाने में हमारी मदद करती है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस from where we get the protons. Now reading it again, since splitting of the water molecule takes place on the inner side of the membrane, the protons or hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen. So they accumulate within the lumen of the thylakoids due to splitting of the water molecule. I think first process is clear. Now coming to the second process. सेकेंड प्रोसेस के अंदर क्या है कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये फोटो सिस्टम्स के थ्रू मूव करते हैं, जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि एक फोटो सिस्टम 2 है, एक फोटो सिस्टम 1 है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से चला था और वो यहां से जाके और ईटीएस के थ्रू जाके फिर फोटो सिस्टम 1 के पास गया एंड फाइनली यहां पर यूज हुआ। तो ये जो आपका ट्रांसपोर्ट है इलेक्ट्रॉन्स का फोटो सिस्टम्स के थ्रू, इस टाइम पे इस ड्यूरेशन पे आपके प्रोटॉन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आपके प्रोटॉन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस। कैसे? लेट्स सी। दिस हैपेंस बिकॉज, सो इट हैज गिवन द लॉजिक कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ प्रोटॉन्स भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होते हैं। बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर जो नेक्स्ट बंदा होगा सबसे, या जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा, सबसे नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल होगा जो इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट इज कौन है? ये PQ। PQ मींस प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन। सो प्लास्टोक्विनोन आपका क्या करता है, यहां पे लिखा हुआ है प्लास्टोक्विनोन, सो वी नीड नॉट टू राइट इट अगेन। तो ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये आपका क्या है? एक हाइड्रोजन कैरियर है। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये हाइड्रोजन कैरियर है, बिकॉज इट गेट्स रिड्यूस टू PQH2। ये आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो प्लीज अपनी बुक में देख लीजिएगा, मैं यहां पे समराइज कर देता हूं। PQ आपका PQH2, H2 बनता, H2 ले लेता है एंड ये रिड्यूस हो जाता है, वापिस ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा PQ की फॉर्म में। दो चीजें हैं, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन। लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर गेन ऑफ यू कैन से ऑक्सीजन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देन कम्स रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उल्टा बिल्कुल इससे, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका होता है ऑक्सीडेशन, ये आपका होता है रिडक्शन। अब हम बात करते हैं यहां पे जब PQ से PQH2 बन रहा है, ये PQ था प्लास्टोक्विनोन एंड ये आपका रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन, क्योंकि गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ओके, गेन ऑफ हाइड्रोजन यहां पे हो रहा है, सो दिस इज योर रिडक्शन। तो आपका PQ से PQH2 बन रहा है, हाइड्रोजन गेन कर रहा है, तो ये आपका रिड्यूस हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहां पर this happens because the primary acceptor of electron which is located towards the outer side of the membrane, ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है। so you can very well appreciate it कि ये मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है, ये बाहर की तरफ है। ओके, प्लास्टोक्विनोन मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो जब अपना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं देता, ओके, ये एक हाइड्रोजन कैरियर को देता है। कहने का मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां था हमारा, ओके, लेट मी शो इट इन रेड सो दैट इट कैन बी मोर विजिबल। ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये आगे इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं गया, किसको गया? प्रोटॉन कैरियर को, ओके, या हाइड्रोजन कैरियर को। तो ये PQ के पास गया। PQ ने क्या किया? प्लास्टोक्विनोन ने हाइड्रोजन भी लिया और ये इलेक्ट्रॉन भी लिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसने 2 H पॉजिटिव लिए। कितने लिए? 2 H पॉजिटिव। एक H पॉजिटिव ये ले लिया, एक ये ले लिया, दोनों लिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे थे, ओके, क्योंकि हमने जब पढ़ा था वहां पे लाइट रिएक्शन में कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो रहे हैं। सी, दिस वाज द 2 इलेक्ट्रॉन, ओके।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आए, देन या फिर अगर आप एक की बात करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन आया एक प्रोटॉन आया, दोनों जुड़ेंगे तो H बनेगा, H इसके साथ बाइंड करेगा। सो इस तरह से जो PQ है उसने PQH2 बना लिया, इलेक्ट्रॉन भी लिए प्रोटॉन भी लिए, बट ये प्रोटॉन किस साइड से लिए, स्ट्रोमा की साइड से। ओके, अंदर जो है वो है आपका ल्यूमन, अंदर जो है उसको हम बोलते हैं ल्यूमन, बाहर जो है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ओके, तो इसने क्या किया, बाहर से क्या किया, ये जो प्रोटॉन्स है वो अंदर ले लिए। इसका मतलब बाहर जो प्रोटॉन्स हैं वो हो रहे हैं कम, बाहर प्रोटॉन्स हो रहे हैं कम, क्योंकि वो यूज हो रहे हैं, और अगर कोई चीज यूज होगी तो वो कम होगी। ठीक है, तो बाहर प्रोटॉन्स कम हो रहे हैं, अंदर पहली प्रोसेस हमने पढ़ी वाटर स्प्लिटिंग, उसकी वजह से बढ़ रहे थे। अब ये आगे देखते हैं कि जब इसने बाहर से प्रोटॉन लिए, PQ से PQH2 बनाया, तो उसके बाद क्या हुआ। नाउ it transfers its electron not to an electron carrier but to an hydrogen carrier, hence this molecule removes the proton from the stroma। stroma means जो हमने अभी पढ़ा था ये वाला बाहर वाला पोर्शन, तो स्ट्रोमा से इसने एक प्रोटॉन लिया एंड क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते समय इसने स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन रिमूव कर लिया। लेकिन when this molecule pass on its electron to an electron carrier on the inner side, जब भी इलेक्ट्रॉन आगे पास होगा, ओके, आगे कौन है, साइटोक्रोम B6F, तो जब भी इलेक्ट्रॉन आगे देगा, अब ये साइटोक्रोम B6F इसका जो मेन मॉलिक्यूल है या जो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो करेगा इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन की तरफ, इस साइड, इनर साइड, अंदर की तरफ। ओके, अंदर की तरफ ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जो प्लास्टोक्विनोन है उसको अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी बाहर से आया था, तो अगर अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा है तो प्रोटॉन भी आपका अंदर की तरफ आएगा। तो दिस इज द सेकंड प्रोसेस जहां पे हमारे प्रोटॉन एक्यूमुलेशन ल्यूमन में हो रही है। दोबारा पढ़ते हैं इसको, दोबारा एक बार फिर देखते हैं। ये थोड़ा सा मैं यहां पे इसको रब करके एंड आपको एक क्लियर स्पेस देके दोबारा से समझाता हूं, अगर आपको अभी समझ नहीं आया, बिकॉज सिर्फ यही एक मेन चीज है। यहां पर देखिए क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन कहां गया, इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास नहीं गया, प्रोटॉन कैरियर के पास या हाइड्रोजन कैरियर के पास गया। अभी जो हाइड्रोजन कैरियर है इसने साथ में, इसका मेन काम है क्या, हाइड्रोजन कैरियर है तो हाइड्रोजन तो कैरी करेगा ही, बिकॉज ये है ही हाइड्रोजन कैरियर। तो इस टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन लिया इसने, तो इस टाइम पे इसने एक प्रोटॉन स्ट्रोमा से भी रिमूव किया। ओके, और अगर स्ट्रोमा से यू कैन से प्रोटॉन रिमूव हो रहे हैं तो यहां पे हो जाएंगे ये कम। ठीक है, यहां पे हो जाएंगे कम, तो बाहर की साइड आपके प्रोटॉन्स घट रहे हैं एंड अंदर की साइड आपके प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। सो दिस इज योर यू कैन से ग्रेडियंट फॉर्मेशन। ठीक है, तो अंदर बढ़ रहे हैं बाहर घट रहे हैं। देयर मे बी सम साउंड ऑफ व्हीकल्स, प्लीज इग्नोर इट। सो अंदर की तरफ आपके जो यू कैन से प्रोटॉन्स है वो बढ़ रहे हैं एंड बाहर की तरफ से रिमूव हो रहे हैं। तो ये जो प्लास्टोक्विनोन है इसने क्या किया, बाहर की तरफ से प्रोटॉन रिमूव किया और इधर से इलेक्ट्रॉन लिया। उसके बाद अपना एक रिड्यूस्ड फॉर्म बनाया जिसको हम बोलते हैं PQH2, दैट इज प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस्ड फॉर्म। अब इसने जब आगे इलेक्ट्रॉन पास किया तो वो आगे इलेक्ट्रॉन इसने दिया इनर साइड पे, ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन की इनर साइड है एंड ये मेम्ब्रेन की आउटर साइड है। तो लिया था आउटर साइड पे लेकिन देगा इनर साइड पे। तो जब इसने ये इलेक्ट्रॉन वापस दिया तो ये हाइड्रोजन भी वापस देगा, बट इनर साइड पे दिया है तो हाइड्रोजन आपका आएगा ल्यूमन में, अंदर ही हाइड्रोजन आएगा अगर प्रोटॉन अंदर दिया है तो, सॉरी इलेक्ट्रॉन अंदर दिया है तो प्रोटॉन भी अंदर आएगा। तो इस वजह से दिस इज द सेकंड प्रोसेस विच इज कॉजिंग एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स इन द ल्यूमन। ठीक है, ये सेकंड प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। When this molecule passes on its electron to an electron carrier on the inner side, साइटोक्रोम B6F की बात कर रहा है कि जब अंदर की साइड इलेक्ट्रॉन को पास करता है तो प्रोटॉन आपका रिलीज हो जाता है अंदर की तरफ या ल्यूमन की साइड पे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर नहीं है तो थोड़ा सा रिवर्स करके देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देन थर्ड प्रोसेस, थर्ड क्या है, जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है, जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है ये आपका लोकेटेड है किस साइड, स्ट्रोमा की साइड। देखिए कैसे, देखते हैं ऊपर। तो ये जो आपका NADP रिडक्टेज एंजाइम है ये PS1 के पास होता है, ये PS1 के पास होता है। ये देखिए कहां गया नॉन साइक्लिक में, ये यहां पर। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक के अंदर ये जो NADPH बन रहा है, ये जो NADPH
बन रहा है, ये यहां पर, तो ये मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ है। तो ये आपका कहां से प्रोटॉन्स लेगा? बाहर की तरफ है तो स्ट्रोमा से लेगा। नाउ लेट अस सी इट इन द डायग्राम। सी द NADP रिडक्टेज एंजाइम, क्योंकि NADP बनाना है तो रिड्यूस्ड फॉर्म में NADPH बनाएंगे। एंड अगर यहाँ पे H की हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, पहले NADP प्लस था, पहले NADP प्लस था, साथ में हाइड्रोजन आया, और हाइड्रोजन आया तो क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा इसको न्यूट्रल करने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर पास हुआ। तो अगर यहाँ पे ये NADPH बनाना है और इसकी NADP पॉजिटिव की रिडक्शन करवानी है तो एंजाइम आपका यूज होगा NADP रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। तो ये जो NADP रिडक्टेज है ये एंजाइम आपका इसकी रिडक्शन करवाता है। एंड ये कहां पे लोकेटेड है? स्ट्रोमा की साइड, बिकॉज दिस इज योर स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा होगा तो यहां से दोबारा फिर हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, और हाइड्रोजन यूज होंगे तो आपका स्ट्रोमा में हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स और कम बच जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इन प्रोसेसेस की वजह से जो सेकंड प्रोसेस है और जो आपकी थर्ड प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड प्रोसेस, इन दोनों की वजह से स्ट्रोमा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं। इन दोनों की वजह से स्ट्रोमा के अंदर, सॉरी प्रोटॉन्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन्स आपके कम हो रहे हैं। एंड फर्स्ट की वजह से एंड सेकंड की वजह से, फर्स्ट की वजह से एंड सेकंड की वजह से ल्यूमन में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस की वजह से आपके ल्यूमन में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जबकि सेकंड और थर्ड की वजह से स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स घट रहे हैं। यहाँ पे जो सेकंड है वो कॉमन है क्योंकि वो आपके यू कैन से बाहर से लेके अंदर डाल रही है। सो दिस इज बाहर से रिमूव कर रही है तो बाहर कम करेगी एंड अंदर एक्यूमुलेट करवा देगी। नाउ लेट अस रीड थर्ड पॉइंट। The NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane along with electrons that come from the acceptor of electrons of PS1। तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, साथ में प्रोटॉन आता है और NADP पॉजिटिव के साथ जुड़ के NADPH बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन्स भी जरूरी हैं ताकि उसकी रिडक्शन हो पाए, H की एडिशन हो पाए। एंड these प्रोटॉन्स आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम स्ट्रोमा, जिस वजह से स्ट्रोमा में और कम हो जाता है। इस तरह से हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आपके प्रोटॉन्स हैं स्ट्रोमा के अंदर वो डिक्रीज होते रहते हैं, जबकि ल्यूमन में वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं। इसकी वजह से क्या बनेगा? एक प्रोटॉन ग्रेडियंट थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अक्रॉस। एंड अगर देखिए दूसरी चीजें, पहले हमने बात की ग्रेडियंट की, ग्रेडियंट बन गया क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा है एंड बाहर बहुत कम है प्रोटॉन्स, इधर भी स्ट्रोमा होगा। ठीक है, तो अंदर ज्यादा है बाहर कम है। सेकंड कि जहां पे H पॉजिटिव ज्यादा होंगे, जहां पे H पॉजिटिव ज्यादा होंगे वहां पे pH कम हो, सॉरी वहां पे pH यू कैन से कम होगी। तो अगर हाई H पॉजिटिव है तो pH आपकी होगी कम, बिकॉज pH इज इनवर्स ऑफ H आयन कंसेंट्रेशन, यू नो इट। तो अगर H आयन अंदर ज्यादा है तो pH आपकी है कम, मींस एसिडिक कंडीशंस आपकी डेवलप होती हैं कहां पर? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन अगर हम स्ट्रोमा की बात करें तो स्ट्रोमा के अंदर जो pH है वो कंपैरेटिवली होती है हाई एंड कंपैरेटिवली लेस एसिडिक कंडीशन आप यहां पर बोल सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू द एनसीईआरटी कि यहां पर ल्यूमन के अंदर यू कैन से थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेशन तो होता ही होता है और ल्यूमन में एक डिक्रीज भी होता है pH का, क्योंकि H आयन वहां पे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम प्रोटॉन ग्रेडियंट में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट इज लिंक्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी। एटीपी की फॉर्मेशन में ये हमें हेल्प करेगा। द ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो हम ऊपर बात करते हैं, तो जब ये आपका ग्रेडियंट कैसे टूटेगा? जब दोनों की तरफ इक्विलिब्रियम होगा, बाहर से अंदर आएंगे, तो जब आपका इक्विलिब्रियम होगा तब आपका ग्रेडियंट ब्रेक होगा। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम होगा तब ग्रेडियंट ब्रेक होगा। इसका मतलब कि बाहर कि अंदर से आपके प्रोटॉन्स बाहर आने चाहिए एंड ये आपके एक प्रोटीन के थ्रू आते हैं जिसका नाम है एटीपी सिंथेज। ओके, ये प्रोटीन आपका दो यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है, एक को हम बोलते हैं F0, दूसरे को हम बोलते हैं F1। ओके, F0, F1 पार्टिकल भी हम इसको बोलते हैं। F0 आपका एक एम्बेडेड प्रोटीन है मेम्ब्रेन के अंदर, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है ये।
एंड F1 आपका एक पेरिफेरल प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट करता है। तो जब आपके जो प्रोटॉन्स हैं इस यू कैन से ये आपका एक चैनल की तरह एक्ट करता है, एक कैरियर प्रोटीन की तरह एक्ट करता है, या फिर एक चैनल आप बोलो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल कि जो मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन पहुंचा देता है। गेट की तरह आप बोल सकते हो कि रूम में एक गेट है जिसके थ्रू आप बाहर निकलते हो। तो ये जो प्रोटॉन्स है इस ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल F0 F1 यूनिट के थ्रू बाहर आते हैं एंड जैसे ये आपका ग्रेडियंट ब्रेक होता है तो यहाँ पे इसको एनर्जी मिलती है एंड ADP मींस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस PI इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस ये इसके साथ जुड़ जाता है और आपका एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का मॉलिक्यूल बनता है। नाउ लेट अस रीड इट। सो अब हम इतने इंटरेस्टेड क्यों प्रोटॉन ग्रेडियंट में? बिकॉज ये ग्रेडियंट आपका ब्रेकडाउन होगा और एटीपी की सिंथेसिस होगी। एंड ये ब्रेकडाउन कैसे होगा? क्योंकि मूवमेंट होगी प्रोटॉन्स की मेम्ब्रेन के अक्रॉस स्ट्रोमा की तरफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू या ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के थ्रू। ओके, लेट मी स्लाइड इट सम। इस साइड में थोड़ा सा इसको करता हूं सो दैट या सो एटीपी सिंथेसिस के CF0 चैनल के थ्रू ये आपका बाहर आएगा बिकॉज वी हैड स्टडीड दैट CF0 इज एन एम्बेडेड प्रोटीन। ये जो आपका F0 है ये एम्बेडेड है और CF1 आपका पेरिफेरल प्रोटीन है। तो जो एम्बेडेड प्रोटीन है उसके थ्रू बाहर आएगा, उस यूनिट के थ्रू बाहर आएगा। एटीपी सिंथेसिस एंजाइम जो है उसके अंदर दो पार्ट्स हैं जो हमने पढ़ा। CF0 है जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है और एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक चैनल बनाता है जिसके थ्रू आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। इंपॉर्टेंट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन कैरियर है, प्रोटीन के थ्रू आपका यू कैन से डिफ्यूजन हो रहा है। दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन नहीं है ये। Then the other portion is called CF1 and it protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma। तो स्ट्रोमा की तरफ फेस करने वाला यू कैन से उस साइड ये आपका CF1 क्योंकि बाहर हमारा स्ट्रोमा है तो स्ट्रोमा की तरफ आपका CF1 प्रोट्रूड करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, जब ये ब्रेकडाउन होता है ग्रेडियंट का तो उस टाइम पे इतनी एनर्जी होती है कि वो आपके CF1 पार्टिकल में कन्फर्मेशनल चेंज ला सके। क्या ला सके? कन्फर्मेशनल चेंज, जिस वजह से एंजाइम आपके बहुत सारे एनर्जी पैक्ड एटीपी बना लेता है। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेन। ओके, मेरे पास कैप नहीं है तो ये अगर आपका पेन है, ये पेन आपका फॉर एग्जांपल ये कैप है, ये इसके साथ जुड़ा और जैसे ही ये पास हुआ प्रोटॉन्स तो उसकी वजह से इसमें इस तरह से रोटेशन आया, कन्फर्मेशनल चेंज आया जिस वजह से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हुई और आपका एक एटीपी बन गया। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड की केमियोस्मोसिस में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द केमियोस्मोसिस? एक मेम्ब्रेन चाहिए हमें जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, एक प्रोटॉन पंप चाहिए हमें मींस जो प्रोटॉन को मेम्ब्रेन के क्रॉस पास कर सके जो हमारा है CF0 CF1 प्रोटीन, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए जो हमारा ग्रेडियंट ऑलरेडी बन चुका है एंड एक आपका एटीपी सिंथेज एंजाइम चाहिए जो आपके एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। एनर्जी आपका प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए यूज होती है एंड यहां पर हाई कंसंट्रेशन या ग्रेडियंट बनाने के लिए भी यू कैन से यूज होती है थाइलाकोइड ल्यूमन में। एटीपी सिंथेज आपका एक चैनल है जो हमने बात की थी CF0 F1 पार्टिकल जो डिफ्यूजन को अलाउ करता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस एंड इस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है और वो उसको कैटालाइज करता है एटीपी की फॉर्मेशन में। साथ में जो NADPH है जो इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है जो हमने फाइनली यहां पर देखा था। फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर ओके जो थर्ड प्रोसेस हमारी है NADPH की फॉर्मेशन जिसने एक्सप्लेन की थी, तो वहां पर ये आपका क्या होगा एटीपी, वो NADPH भी बाद में यूज हो जाएगा एटीपी की फॉर्मेशन में। कैसे होगा वो हम बाद की बात करेंगे, वो हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे कि NADP से एटीपी कैसे बनता है एंड ये दोनों आपके एटीपी प्लस NADPH बायोसिंथेटिक रिएक्शन में या फिर आपकी C3C4 साइकिल में शुगर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और CO2 का फिक्सेशन करते हैं एंड दिस इज योर फोटोसिंथेसिस। प्लीज डोंट एंड द वीडियो, हम अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा कि ये जो डायग्राम है किस तरह से ऑपरेट करता है। सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट की यू कैन से कंपेयर करते हैं कि किस तरह से ये आपका डिफरेंस होता है। तो देखिए यहां पर जितने भी आपको H पॉजिटिव दिख रहे हैं वो सारे आपको मेम्ब्रेन के बाहर दिख रहे हैं या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में दिख रहे हैं, जबकि हम बात करें अगर फोटोसिंथेसिस की या क्लोरोप्लास्ट की तो जितने भी आपको H पॉजिटिव दिख रहे हैं वो मेम्ब्रेन के आपको अंदर दिख रहे हैं। ओके, दिस वाज द कंपैरिजन। सेकंड इज, अब हम बात करते हैं केमियोस्मोसिस स्टेप वाइज कैसे हुई थी। एक बार हम पूरे लेक्चर की समराइज करते हैं।
सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग हुई जो इनर मेम्ब्रेन की साइड थी। ओके, दिस वाज द टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड इस वजह से जो प्रोटॉन्स आपके ल्यूमन्स में एक्यूमुलेट हुए। तो सबसे पहला देखिए, जहां भी आपको जो भी स्टेप होगा वहां पे आपको ये एरो यू कैन से दिखाई देगी। ओके, दिस एरो इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये थाइलाकोइड का इंटीरियर है, मेम्ब्रेन जो हमारा एनसेट का डायग्राम उससे थोड़ा सा अपोजिट है, इसने ऊपर की तरफ इंटीरियर दिखाया है। तो थाइलाकोइड का इंटीरियर है और ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसके अंदर की तरफ आपके प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ओके, ये जो प्रोटॉन्स है अंदर की तरफ एक्यूमुलेट हो रहे हैं थाइलाकोइड इंटीरियर की तरफ। सेकंड प्रोसेस हमारी क्या थी कि जब ये आपके मूव करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे प्लास्टोक्विनोन की तरफ, तो प्लास्टोक्विनोन आपका रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन बनाता है, ये आपका एक हाइड्रोजन कैरियर है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन आगे पास करता है तो इलेक्ट्रॉन पास करेगा प्लास्टोसाइनिन को अंदर की तरफ। ओके, साइटोक्रोम B6F के थ्रू। ओके, साइटोक्रोम B6F के थ्रू ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो करेगा अंदर की तरफ, जिस वजह से बाहर से यू कैन से हाइड्रोजन कैरियर अंदर जाएगा। ओके, अगर हम ऊपर देखें या फिर हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो देखिए ये यहां से हाइड्रोजन लिया और ये अंदर की तरफ मूव हो रहा है। देन कमिंग थर्ड प्रोसेस, दैट इज, ये आपका सेकंड था। देन कम्स द थर्ड प्रोसेस कि ये जो आपका NADP रिडक्टेज है ये आपका बाहर की तरफ मेम्ब्रेन के बाहर के स्ट्रोमा की साइड आपका लोकेटेड है, जिस वजह से ये जो NADP पॉजिटिव है ये आपका स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स रिमूव करेगा और NADPH+H पॉजिटिव बनाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि आपके जो अंदर है, ओके, ये सारा का सारा यही बोल रहा है कि आपका बाहर से रिमूव होगा तो बाहर स्ट्रोमा में आपके जो प्रोटॉन्स है वो कम हो जाएंगे, जबकि ल्यूमन के अंदर इंटीरियर के अंदर जो प्रोटॉन्स है वो बढ़ जाएंगे। Okay, then coming to the next chemiosmotic hypothesis, last is ATP synthase. Okay, ATP synthase क्या होगा कि जब आपका प्रोटीन जो है या जो प्रोटॉन है, नॉट प्रोटीन सॉरी, जो प्रोटॉन है वो अंदर बढ़ जाएगा और बाहर कम रह जाएगा, तो इस F0 F1 ये जो आपका प्रोटीन है CF0 CF1 या ATP सिंथेस की जो दो सब यूनिट्स हैं उसके थ्रू पास करेगा एंड इट इज कपल्ड टू द ATP प्रोडक्शन। तो ये 5 स्टेप हैं आपके जिसके थ्रू आप हमने समराइज किया है। यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस, यू कैन से पार्ट्स। नाउ कमिंग टू द इंटीग्रेटेड पार्ट, ठीक है। अब तक हमने स्टेप वाइज रिवाइज किया है, अब हम यहां पर देखते हैं पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस कैसे ऑपरेट होता है। सबसे पहली प्रोसेस कि ये जो फोटोसिस्टम 2 है इसके अंदर वाटर की स्प्लिटिंग होती है, जिस वजह से आपके जो यू कैन से प्रोटॉन्स हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ। ये मेम्ब्रेन है, ओके, एंड ये आपका अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है। सो दिस इज योर ल्यूमन एंड दिस इज योर स्ट्रोमा। ओके, तो ये दिस वाज द फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड, दिस इलेक्ट्रॉन वाज ट्रांसफर्ड टू द प्लास्टोक्विनोन एंड द प्लास्टोक्विनोन further transfers this electron on the inner side and in turn you can say delivers a proton on the inner side also. सो इसने इलेक्ट्रॉन आगे पास किया और साथ में एक प्रोटॉन अंदर की तरफ पास किया, तो अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड प्रोसेस। थर्ड क्या था कि इसने आगे पास किया प्लास्टोसाइनिन के थ्रू एंड PS1 के पास गया, PS1 ने आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पास किया NADP रिडक्टेज को। तो ये जो आपके थर्ड प्रोसेस थी, जो NADP रिडक्टेज है ये आपका मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ प्रेजेंट है एंड यहां पर आपका ये आगे फेरेडोक्सिन को देता है। फेरेडोक्सिन आपका यू कैन से ऑक्सीडाइज्ड है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, देखिए एरो इधर की तरफ है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, फेरेडोक्सिन रिड्यूस्ड। जब फेरेडोक्सिन रिड्यूस्ड है वो आपका NADPH कैसे बनाएगा, ये दिस इज योर फेरेडोक्सिन NADPH रिडक्टेज। ओके, फेरेडोक्सिन NADH रिडक्टेज ये एंजाइम है आपका, या NADH रिडक्टेज आप इसको बोल सकते हो या फिर फेरेडोक्सिन NADH रिडक्टेज बोल सकते हो। तो ये आपका स्ट्रोमा से यू कैन से प्रोटॉन को रिमूव करेगा और साथ में इलेक्ट्रॉन को भी लेगा और NADPH बना लेगा। तो स्ट्रोमा में आपके प्रोटॉन्स लगातार कम हो रहे हैं जबकि ल्यूमन में लगातार बढ़ रहे हैं एंड इस वजह से जो आपका फ्लो होगा वो आपका होगा इस तरफ, तो प्रोटॉन से आपका इस तरफ जाएगा एंड ADP प्लस PI से ATP आपका बन जाएगा, जो ATP और NADPH ये दोनों आपके यूज होंगे कैल्विन साइकिल में। कमिंग टू द नेक्स्ट डायग्राम, सेम है आपका बट थोड़ा सा अलग है। क्या होगा कि वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है इनर साइड पे, ये ल्यूमन है, ये आपका स्ट्रोमा है, ये ऊपर भी स्ट्रोमा है। ओके, तो होगा क्या कि ये जो प्लास्टोसाइनिन है इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये प्रोटॉन अंदर देगा,
तो फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड क्या है कि जो PS1 है वो प्रोटॉन्स आपका बाहर से रिमूव करेगा और NADPH बना लेगा। तो लगातार आप वही तीनों चीजें लगातार आप क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। ये ल्यूमन, ये हमारा सीमेंस डायग्राम है। I hope the video is very much clear to you. The topic has been clear very much, and this is, you can say, chemiosmotic hypothesis, which helps in the formation of ATP through the proton gradient. So you can say our topic is complete, and I'm signing off now. Please do like, subscribe and share the videos if you like it. Thank you. Bye bye.